हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो हो कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास एसएससी जीडी के लिए लगी है, तो वो इसमें हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, अपने जो कि स्टैटिक जीके के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन के अंदर अपना करेंगे। ठीक है, जो कि इसी टाइम पे हम लोगों का सेशन हुआ करेगा। क्लियर? विवेक, आपकी हिंदी की जो क्लास होती है वह रात में 8 बजे होती है विवेक सर की। ठीक है, तो अच्छा लालिमा, आपने भी फॉर्म डाला है एसएससी जीडी का। चलिए, तो क्वेश्चंस की जो शुरुआत है वो हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे। आज की क्लास में जो कि मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, वो जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस तरह का रहता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट से आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? स्टैटिक जीके का मतलब होता है आपका फैक्ट बोले तो तथ्य जो कि आपको फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट में कम और याद करने में चीजों को ज्यादा जाते हैं, और इसीलिए क्योंकि इसमें फैक्ट वाली चीजें आपको याद करनी है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट चीजें, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है याद करना। क्लियर? ठीक है, इसीलिए बस थोड़ा सा ही मुश्किल पड़ जाता है याद करने के लिए। चलिए, कोई नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की, तो आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे और चीजें भी फिर आप लोग की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग आज की क्लास जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए कि आप लोगों के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये जो अपनी क्लास शुरू होगी, इसमें हम लोग स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा टफ लेवल आपका नहीं जाता है एसएससी जीडी का। आप अभी भी तैयारी करना शुरू करोगे तो आप अपने एग्जाम तक बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर पाओगे। इसीलिए क्योंकि बच्चों की स्टार्टिंग है भाई, बहुत से बच्चे हैं जो कि फ्रेशर, क्योंकि इसमें कम एज ही आपकी होती है बच्चों की, तो उनको ज्यादा अनुभव नहीं हो पाता। तो आप लोग की सुबह से लेकर के शाम तक की आपकी क्लासेस जो लगाई गई हैं, तो आप लोग सभी को अटेंड करोगे तो वाकई में ही एंड सच में ही आपकी चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी अपने टीचर्स के साथ में ही, क्लासेस स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज के जो क्वेश्चंस हैं ये बस वन लाइनर हैं। ठीक है, आप लोगों को चीजों को दिखाने के लिए। दीपू यादव, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस पूरा हो जाएगा। स्टैटिक जीके की टॉपिक की क्लास आपकी पीयूष सर की चल रही है। हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। मैं भी आप लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। बाकी हम लोग डेली अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। ठीक है, आज आप लोगों को स्टैटिक जीके में प्रश्न दिखाने के लिए ही, क्वेश्चंस जो कि आपके बनते हैं वह दिखाने के लिए ही मैंने क्लास को यहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, चलिए, जैसे कि बान की मून की बात करते हैं। बान की मून किस देश से संबंधित है? सबसे पहले हम लोग बान की मून की बात करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है वो फेमस है, किस वजह से फेमस है और क्यों पूछा जा रहा है कि वो किस देश से संबंधित है। तो बान की मून की बात करते हैं, यह यूएनओ मतलब कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में इसको कहा जाता है। यह अगर बात करें तो यह वर्ल्ड में सबसे बड़ी सरकार है जो कि सभी देशों को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है। ठीक है, महासचिव इसमें वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान समय में। और एंटोनियो गुटेरेस से पहले जो यूएनओ का अध्यक्ष रहा है वह कौन है? बान की मून है। और इनके नाम से ही पता पड़ पा रहा है कि यह कहाँ के हैं। चलिए बताएंगे, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके नाम से ही यहाँ पे पता पड़ पा रहा है कि यह कहाँ से हैं। तो बताओ, बान की मून जैसे जो कि मून, चंद्रमा जैसे जो कि क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, यह ज्यादातर आप लोगों के चाइना का नहीं है, यह ज्यादातर आप लोग का जापान का या फिर कोरिया का होता है। तो इनकी अगर बात की जाए तो यह साउथ कोरिया के हैं।
ठीक है, कोरियन में भी ध्यान रखना, साउथ कोरिया मतलब कि दक्षिण कोरिया के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज फ्लैग बैरियर इन एशियन गेम्स, ठीक है, गेम्स की बात करते हैं जिसमें कि सर्वोच्च नाम आता है ओलंपिक गेम्स का, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम और उसके बाद एशियन गेम्स। वो सभी गेम जिन्हें कि या तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है या फिर हमारा भारत उन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। तो एशियन गेम्स की बात की जाए, ये गेम आपके 4 वर्षों के गैप में होते हैं, ठीक है, 4 वर्षों के गैप में होते हैं। लास्ट टाइम 2018 में हुए हैं, आने वाले कब होंगे, 2022 में होंगे, जो कि चाइना में इनका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि एशियन खेल में 2018 में ध्वजवाहक क्या होता है। जैसे कि हमारे भारत की से भी एक टीम वहां पर गई है खिलाड़ियों की, तो जब हमारी टीम मैदान में उतर रही होगी, जिस समय इसकी ओपनिंग हो रही होगी एशियन गेम्स की, तो उस समय अपने अपने देश का झंडा लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो इस गेम में जो कि हमारे भारत से ध्वजवाहक थे, वह कौन थे, नीरज चोपड़ा। कौन थे, नीरज चोपड़ा। ठीक है, याद रखना कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा थे। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल मतलब कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु, नेपाल के राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो कौन सा है, काऊ। ठीक है, कौन सा है, गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। आप लोगों से जैसे कि नेशनल एनिमल बनते हैं, हमारे भारत में नेशनल एनिमल कौन सा है, हमारे भारत का नेशनल एनिमल जिसे कि 1973 में बनाया गया था, वह कौन है, रॉयल टाइगर। कौन सा है, रॉयल टाइगर। ठीक है, इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा था, लोयन। ठीक है, कौन सा था, लोयन। लेकिन लोयन की संख्या बहुत कम रह गई है, तो जिसके चलते हमने अपना राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल चेंज कर दिया और किसको बना दिया था, हमने टाइगर को बना दिया था। ठीक है, तो आप लोगों से ये कुछ नेशनल सिंबल्स होते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन वुमेन टाइटल है ना, यूएस ओपन वुमेन टाइटल, यह क्या है, यूएस ओपन टाइटल की बात करते हैं तो यह आपका गेम से संबंधित है। ठीक है, कैसा है भाई, यह आपका गेम से संबंधित है, जो कि टेनिस से संबंधित है। ठीक है, जो कि टेनिस से संबंधित है, टेनिस में यह आपका खेला जाता है, यूएस ओपन। ठीक है, टेनिस में इन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, टेनिस में इन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है आपका जो कि सबसे पहला खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका यूएस ओपन होता है। थर्ड होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है। 4th नंबर पर बात करते हैं तो यह आ जाता है आपका विंबलडन ओपन होता है, ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस में कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग समय पर खेले जाते हैं और इनके विनर जो होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग इनके अंदर की चीजों को भी कवर करेंगे। अभी फर्स्ट डे है तो हम लोग यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो यूएस ओपन महिला खिताब की बात करते हैं जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर के समय पर खेला जाता है। तो इसकी जो विनर यहाँ पर रही हैं, कौन रही हैं, 2020 में जो इसकी विनर रही हैं वह है नाओमी ओसाका। कौन रही है, नाओमी ओसाका रही हैं। ठीक है, कौन रही है, नाओमी ओसाका यहाँ पर रही हैं, याद रखिएगा। क्लियर, नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है, जापान की रहने वाली है। ठीक है, और जापान की पहली महिला बन गई हैं इस खिताब को जीतने वाली। किससे बिलोंग करता है ये खिताब, टेनिस से। ठीक है, किस में खेला जाता है भाई, यह है टेनिस में खेला जाता है, टेनिस में यह खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
सांची स्तूप इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ एमपी? मध्य प्रदेश के किस शहर में सांची स्तूप स्थित है? ठीक है, सांची स्तूप स्थित है। सो इसकी अगर हम बात करते हैं सांची स्तूप के बारे में, सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे कि अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर हम 2021 में बात करें तो 2021 में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। 2021 में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है जो कि आपका जनवरी के महीने में खेला जाता है। और वुमेन में इसकी जो विनर रही हैं वह भी नाओमी ओसाका ही रही हैं। ठीक है, नाओमी ओसाका ही रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। द नेक्स्ट है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बन गया कि हु इज द फादर ऑफ सिनेमा? भारत में सिनेमा जगत के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये अक्सर उपनाम होते हैं। क्या होते हैं? उपनाम, जो कि महापुरुषों या फिर अदर लोगों के दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम महात्मा गांधी जी की ही बात कर ले तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है ना? उन्हें बापू भी कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्हें चाचा कहा जाता है, जो कि बच्चों ने उनको उपाधि दी थी। तो ये कुछ सरनेम हुए हैं। ठीक है, इनसे आपका पूछा जाता है कि भाई, जैसे कि यही बात कर ली गई है कि भारत में सिनेमा जगत के पितामह किसे कहा जाता है? सिनेमा जगत का पितामह उसे ही कहा जाता होगा जिसके प्रयासों से भारत में सिनेमा जगत की शुरुआत हुई। और कौन है यह? दादा साहेब फाल्के हैं। ठीक है, दादा साहेब फाल्के हैं। इनके प्रयासों से ही हमारे भारत में सिनेमा जगत की शुरुआत हुई। और सबसे पहली फिल्म कौन सी आई थी? 1913 में राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म थी भारत में। लेकिन यह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। कैसी थी? यह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और ना ही इससे हमें आवाज आ रही थी। ठीक है, उसके बाद 1930 में भारत में सबसे पहली फिल्म आई आलम आरा से हमें आवाज सुनाई पड़ रही थी। हमें पता चल रहा था कि वो हिलडुल क्यों रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बातें कर रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई चीजें चल क्या रही हैं, तो साउंड आ रहा था। ठीक है, उसके बाद भारत में उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना करती थी। सबसे पहला जिस फिल्म में कलर यूज किए गए थे, मतलब हल्का सा ब्लश आ रहा था, ब्लू कलर का, रेड कलर का, इस तरह से ब्लश आ रहा था, प्रॉपर कलर नहीं थे। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर हम सिर्फ कलर की ही बात करें तो 1937 में फिल्म आई थी कृष्ण कन्हैया। ठीक है, कृष्ण कन्हैया फिल्म आई थी। तो यह सबसे पहली फिल्म थी, कृष्ण कन्हैया फिल्म थी। इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। कृष्ण कन्हैया फिल्म थी सबसे पहली। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पहली कलर्ड फिल्म, प्रॉपर कलर, तो प्रॉपर कलर जो यूज किए गए थे सबसे पहली फिल्म में, वह जंगल फिल्म थी। इसमें प्रॉपर अच्छे से ब्राइट कलर का यूज किया गया था। आजादी के बाद आई थी 1967 के टाइम पर। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है रणकपुर मंदिर। ठीक है, स्टैटिक जीके में एक, हाँ बिल्कुल लालिमा जी, इशारों से हमें समझना पड़ रहा था कि मतलब वो एक दूसरे को अगर गुस्से में देख रहे हैं तो हाँ ये इस समय एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे कुछ इस तरह की चीजें। चलिए उसके बाद रणकपुर मंदिर, तो ये आपका एक टॉपिक बनता है टेम्पल से। ठीक है, टेम्पल से, जो कि अक्सर आप लोग का एसएससी के एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है और एसएससी जीडी में तो धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को कवर करेंगे ही। तो रणकपुर मंदिर की बात करते हैं। रणकपुर मंदिर यह कहां पर है? रणकपुर मंदिर की बात की जाए तो कहां पर है? यह राजस्थान में है। बिल्कुल सही, कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद बनिहाल पास, स्टैटिक जीके का एक ये टॉपिक आपका बनता है, बनिहाल पास, है ना। ये पास वाला, पास मतलब कि दर्रे, यहाँ पे पास इन्होंने कर दिया हिंदी में,
एक्चुअल में यह दर्रा होगा, क्या होगा, दर्रा। पासेस होते हैं जो कि दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर अगर हिल स्टेशन की साइड में गए हैं तो आपने इस तरह से यहाँ पे देखा होगा, तो ये जो रास्ता एक होता है ना, इनको कनेक्ट किए हुए है, तो इसको पास कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दर्रा इसको कहा जाता है, पास कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कोई से भी पास, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया कि भाई बनिहाल पास कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर पड़ता है, पर्वत श्रेणी पर यह पड़ता है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट की साइड की बात करें तो यहाँ पर पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है। देखो जैसे कि ये चैन एक बनी हुई है पर्वतों की, इस तरह से, है ना, तो इसको कहा जाएगा पर्वत श्रृंखला। और कोई एक पर्वत की बात की जाए इनमें से तो उसे माउंटेन कहा जाएगा, ठीक है। तो बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ता है, क्लियर। चलिए, नहीं शशांक ऐसा नहीं है, 1 बजे वाली क्लास के बाद नहीं शशांक, अगर आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो फिर वो आपको फायदा करेंगी बहुत, ठीक है। चलिए, स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे, जितने ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको कवर कर लो, ठीक है। समुद्र है, जितना पानी ले सको ना उतना पानी पी जाओ ज्ञान का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बुक से दे दिया, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपके बुक्स के टॉपिक रखे हैं, ध्यान रखना, प्रॉपर क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी ही। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक बोलते हैं ना कि एक फिल्म का टीजर अभी रिलीज हुआ है, सोलाई का टीजर, ये आपके क्वेश्चंस का एक टीजर है आपको दिखाने के लिए कि किस किस तरह के आपके बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हवा में उड़ा दो, ठीक है, लिखते रहना चीजों को। जितना पेन और कॉपी भरोगे ना, जितना दिमाग अपना घिसोगे, जोर डालोगे इस बुद्धि पर, उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए, देन नेक्स्ट है आपका कि व्हाइट टाइगर, यह किसकी बुक है, तो यह अरविंद अडिगा की बुक है, अरविंद अडिगा की बुक है, अरविंद अडिगा की बुक है। अब इस बुक के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि भाई हमारे भारत से 3 ही लोग ऐसे हुए हैं, 3 लोग ऐसे हुए हैं अभी तक तो, जिनको कि मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है, मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है इनको, ठीक है। 3 लोग ऐसे हुए हैं जिनको मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है, जिसमें से अभी लास्ट टाइम अरविंद अडिगा को मिला है मैन बुकर प्राइज, और इनको किस वर्ष मिला है, 2008 में, 2008 में इनको मिला है अपनी किस बुक के लिए, द व्हाइट टाइगर बुक के लिए। इनसे पहले किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लूज के लिए 2006 में मिला था, और सबसे पहली बार अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है, ठीक है। चलिए कराएंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, एक दिन में तो सब चीजें कवर नहीं होंगी, धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये वाला एक आपका पॉइंट बन गया फुल फॉर्म का। कुछ भी छोटे वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे जिसमें ज्यादातर आपको कंप्यूटर्स की फॉर्म्स के बारे में दिया जाता है, या फिर कोई नई स्कीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी जाएगी और उसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाती है। जैसे कि SLR, इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म यहां पर हो जाती है लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैंने बताया अभी कि ओपन, ठीक है, यह क्या होता है आपका, जो कि आपके गेम्स होते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम से यह आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 2020 और 2021 दोनों के ही करंट अफेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपके हाईलाइट होने वाले पॉइंट्स हैं करंट अफेयर से जो कि ज्यादातर न्यूज में रहे हैं, तो वो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। 2020 का किसको दिया गया भाई, यह है सोफिया कैनिन को यह दिया गया, सोफिया कैनिन को यह दिया गया।
अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि आपको 12वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे कि आपको 12th नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यह कब स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इंटरनेशनल जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे कि WHO होता है ना, WHO होता है, यूनिसेफ होता है, ठीक है, WTO होता है। इस तरह के कुछ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो इसमें आपको आज दिया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में की गई है। ठीक है, आप लोगों से स्थापना भी पूछी जाती है और मुख्यालय भी पूछा जाता है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, मुख्यालय कहाँ है इसका। तो इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक देश है और यूरो करेंसी यहाँ पर चलती है। कौन सी करेंसी चलती है? यूरो करेंसी चलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है IAEA का। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर? चलिए, दूसरा यहाँ पे इन विच ईयर इंपीरियल बैंक इज एज SBI। ठीक है, इसमें मैं समझा देती हूँ। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष स्टेट इंपीरियल बैंक SBI बना था। ठीक है, SBI बना था। SBI की बात की जाए तो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो डायरेक्ट ही इसकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि सबसे पहले 3 बैंक बनाए गए थे, जिसमें कि बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ कलकत्ता था, मतलब कलकत्ता उस टाइम पे जाना जाता था इसको, और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन तीनों की स्थापना की गई थी। बाद में इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद इस बैंक में भी सुधार किए गए। क्या किए गए? इस बैंक में भी सुधार किए गए 1955 में, और इसे बना दिया गया क्या? SBI बना दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बना दिया गया। तो यही बात आप लोगों से पूछी गई थी कि इंपीरियल बैंक को कब SBI बनाया गया था। ठीक है, तो कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह बैंकों के मुख्यालय भी, उनके वर्तमान समय में अध्यक्ष भी, और कैसे वो बैंक बना, ऐसे कभी कभी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। ज्यादातर आप लोगों से SBI के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा है इन विच ईयर उत्तराखंड की झारखंड इस्टेब्लिश, है ना, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई थी। कुछ राज्य जो कि न्यूज में रहते हैं, जैसे कि तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। और सबसे लास्ट में अभी तक जो कि अलग होकर के राज्य बना है वह तेलंगाना ही है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। इनकी अगर बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य थे जो कि 2000 में अलग होकर के, है ना, अलग होकर के अलग राज्य बने थे। कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बने थे। ठीक है, चलिए, देन नेक्स्ट आप लोगों से पूछ लिया गया है कि भारत में नीला पहाड़, या फिर जिसे कि फांग पुई के नाम से भी जाना जाता है, इसे फांग पुई नाम दे दिया जाता है कि भाई फांग पुई जो माउंटेन है वो कहां पर है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, कहां पर है? मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है फांग पुई माउंटेन, जिसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर? मिजोरम में एक बैम्बो डांस होता है, एक बैम्बो डांस होता है, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, बैम्बो डांस। ठीक है, जिसमें उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी आप लोगों ने देखा है वो महिलाएं इधर उधर बांस पकड़े हुए होती हैं, और वो मतलब वो कूदना होता है और वो डांस बन जाता है। तो इस तरह का नृत्य भी आपका कहां पर होता है? मिजोरम में होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया गया भारत में प्रथम, भारत में कोई भी ऐसी चीज जो कि फर्स्ट रही है, ठीक है, भारत में ऐसी कोई चीज जो कि फर्स्ट प्रथम बार है ना, प्रथम बार रही है। जैसे कि भारत में सबसे पहला समुद्री संग्रहालय, ठीक है, मैरीन म्यूजियम खोला गया है, जो कि कहां पर खोला गया है, जो कि आपका गुजरात में खोला गया है, लोथल वाली जगह में। भारत में सबसे पहला कीट संग्रहालय, कीट मतलब कि इंसेक्ट, कीट होते हैं ना, कीट पतंगे जो होते हैं, वो सबसे पहला म्यूजियम कहां पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खोला गया है। तो ये कुछ चीजें फर्स्ट इन इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। प्रथम ट्रेन की बात की गई है, प्रथम ट्रेन कहां से, बिल्कुल सही, यह चलाई गई थी कहां से, मुंबई से थाने। रुको, यह आपकी एक्चुअल में थाने से मुंबई चलाई गई थी, थाने से मुंबई चलाई गई थी, जिसमें कि इसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, और यह सबसे पहली भारत के अंदर पैसेंजर ट्रेन थी। भारत में सबसे पहली यह ट्रेन थी, नहीं, बोरी बोरा नामक से चलाई गई थी, एक मिनट रुकना, बोरी बोरा नाम से चलाई गई थी, थाने तक चलाई गई थी पहले। ये आपकी जगह है मुंबई में, कहां पर है, मुंबई में है। सो मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी यह, है ना। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मुंबई से हुई थी, स्टार्टिंग कहां से, मुंबई से हुई थी, और थाने तक चली थी। और किसके द्वारा भारत के अंदर सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, तो किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। जब उन्हें लगा कि हम ट्रेन के माध्यम से सबसे ज्यादा सामान की आवाजावी कर सकते हैं, तब यह आपका इन्होंने ट्रेन चलाई थी, सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर चलाई थी, ठीक है। और वर्ष भी ध्यान रखना, वर्ष अगर पूछा जाए तो 1853, ठीक है, 1853 भारत में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की जो कि शुरुआत यहाँ पर की है, डाक व्यवस्था की, वो भी डलहौजी ने ही की थी। डलहौजी ने 1854 में, ठीक है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी, ठीक है। दोनों क्रेडिट इसी के नाम जाते हैं। इसका मुझे लालिमा मिला नहीं है, मैं चेक करूंगी एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर। चलिए, तो यहां तो मैंने आप लोगों को बताया था भारत के बारे में कि भाई भारत में फर्स्ट इन इंडिया करके पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको दे दिया। इसी तरह से वर्ल्ड में भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों से मीठे पानी का दिया गया है, तो मीठे पानी की बात करते हैं, कौन सी है, सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील है, ठीक है, सुपीरियर झील है। यह झील बात करते हैं लगभग 87 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, 87,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसकी अगर बात की जाए तो यह है कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया भारत की भी पूछ लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है। तो ये जस्ट लाइक कि आपसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सब चीजों की बात की जाती है, ठीक है। कवर करेंगे धीरे धीरे करके। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, ठीक है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया ना कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम WTO की बात करते हैं तो इसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और मुख्यालय की बात की जाए तो कहां पर है, जिनेवा जो शहर है यह है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की जो कि कैपिटल है वो तो बर्न है, लेकिन इसका शहर है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा, जहां पर ज्यादातर W से शुरू होने वाली ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय बने हुए हैं। क्लियर। चलिए आगे आपका बन जाता है, भारत में किसी भी वर्तमान समय के व्यक्ति की पोजीशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी। जैसे कि भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है, भारत के वर्तमान समय में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं,
भारत में वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो करंट के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो पोजीशन पर हैं, वो चीजों को भी हमें कवर करते हुए चलना है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो कौन है भाई, शरद अरविंद बोबड़े हैं। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हो कि इनसे पहले हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इनसे पहले बताना कौन थे। इनसे पहले कौन थे? ये हमारे 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होती है? टोटल 34 होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में 34 हो गई है, जिसमें से 33 तो अदर होते हैं। एक होता है मुख्य जज, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, CJI कहा जाता है। इनसे पहले कौन थे? रंजन गोगोई। कौन थे इनसे पहले? रंजन गोगोई, याद रखना, रंजन गोगोई थे। ठीक है, रंजन गोगोई थे इनसे पहले। ठीक है, रंजन गोगोई थे। बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ रहे हो इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है इसको मैं स्किप कर रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल कौन सा है? इंटरपोल, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस, मतलब कि ऐसी पुलिस जो कि क्राइम्स को कंट्रोल करती है, जो लोग क्राइम करते हैं उनको रोकती है, उनको पकड़ती है, सजा देती है। ठीक है, उसी तरह से। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है। कहां पर है? लियोन में इसका मुख्यालय है। और लियोन कहां पर है? फ्रांस का एक शहर है, क्योंकि फ्रांस की जो राजधानी है वो तो पेरिस है, तो ये क्या है? इसका एक शहर है। ठीक है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, चलिए फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स आपके बनते हैं जो कि हिस्ट्री के फैक्ट से आ जाते हैं। जैसे कि आपसे युद्ध पूछ लिया जाएगा, है ना, कि भाई चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो ये जो युद्ध वाली चीजें आ जाती है ना, फैक्ट याद ही तो करना है आप लोगों ने, तो वह क्या होता है, वो भी पार्ट आपका स्टैटिक जीके के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और कब की थी? इन्होंने स्थापना की थी 1875 में। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो यह हिमालय पर्वत पर है। कहां पर है? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ये आपका पड़ता है, या श्रेणी कह लीजिए या श्रृंखला कह लीजिए, श्रेणी लिख लेते हैं हम लोग, माउंटेन रेंज। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, बल्कि वर्ल्ड में भी सबसे ऊंची जो कि चोटी है वह कौन सी है? वह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मथा कहा जाता है। सागर मथा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चोटी है इसका कुछ हिस्सा नेपाल में और कुछ हिस्सा इसका तिब्बत में भी पड़ता है। तिब्बत जो कि ऑक्युपाइड की हुई है चाइना ने। ठीक है, तो कह सकते हैं हिंदी चाइना या फिर तिब्बत। तो तिब्बत में इसको कहा जाता है चोंगुमाला करके इसको बोला जाता है तिब्बत में। और भारत में इसे माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों में इसे
अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेशनल साइंस डे। ये जो आपका पॉइंट बनता है यह इंपॉर्टेंट डे से बन जाता है, आपका इंपॉर्टेंट डे से आपका बन जाता है, मतलब कि ऐसे महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि भाई आप लोगों से पूछ लिया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब चीजें आपकी महत्वपूर्ण डेज के अंदर आ जाती हैं, जिसको हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। तो इसकी अगर बात करते हैं, ये कब आपका मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 10 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। हमारे भारत पर राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ यह आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है 10 नवंबर को। लास्ट एक और मुझे आप लोगों ने दिखाना है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अगर कोई भारतीय अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पर एक उच्च पद पर बना हुआ है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है वर्ल्ड बैंक में, तो कौन है, अंशुला कांत है, ठीक है। अंशुला कांत है, हमारे भारत से ही है। चलिए क्लास को अभी हम लोग ऑफ कर रहे हैं, तो क्लास करेंगे आज नहीं, कल अगर मौका नहीं मिल पाया तो हम लोग संडे में कवर करेंगे चीजों को, ठीक है, करेंगे। चलिए, तो इसी तरह की डेली हम लोग क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ में अपनी क्लास में देखेंगे। जो क्लास में लेट आए हैं वो क्लास को कर लीजिएगा, आप लोग लाइव ना कर पाओ ऑफलाइन कर लेना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। अगर आपने निश्चय कर ही लिया है एसएससी जीडी में सिलेक्ट होने का, तो लापरवाही मत करना, अपनी क्लासेस में कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।